हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देवंजना क्लासेस। ये इग्नू एफएजी 0 की 9th वीडियो है जिसमें कि हम यूनिट 10 कवर करेंगे, राइटिंग रिपोर्ट्स पार्ट 2। ओके, तो सबसे पहले जान लेते हैं इस यूनिट में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। ऑब्जेक्टिव्स इन दिस यूनिट वी शैल शो यू हाउ टू रिपोर्ट अ मीटिंग, अ स्पीच। आफ्टर यू हैव वर्क थ्रू दिस यूनिट यू शुड बी एबल टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स ऑन मीटिंग्स एंड स्पीचेस। इस यूनिट में हम मेनली ये पढ़ेंगे कि कोई भी मीटिंग हम अटेंड करते हैं या कोई भी हम स्पीच जब अटेंड कर रहे हैं तो उसको जो है रिपोर्ट कैसे करना है। मीन्स अगर आप कोई अब्सेंट है या कोई थर्ड पर्सन है जिसको आपको जो है इन्फॉर्मेशन देनी है, वो रिटर्न फॉर्म में देनी है, तो रिपोर्ट बना के देनी है, तो वो किस तरह से करते हैं हम। इस यूनिट में मेनली हम जब आप रिपोर्ट बनाएंगे, तैयार करेंगे, तो उसमें सबसे पहले नोट टेकिंग करेंगे, फिर उसके बाद जो हम रिपोर्ट बनाएंगे। ओके, तो चलिए डिटेल में सीखते हैं। Reporting a meeting. In every organization, meetings are held periodically to discuss important issues related to the organization, and speeches are made by important officials. As an employee of your organization, you may be required to report such meetings and speeches. इसमें लिखा गया है कि जब हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं तो उसमें या तो पीरियडिकली या कभी कभी मीटिंग्स होती होंगी जिसको हमें रिपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, या कोई स्पीच है हमें उसको रिपोर्ट करके किसी अदर पर्सन को ट्रांसफर करना है, तो उस केस में भी रिपोर्टिंग हमारे काम आती है। ओके, While reporting a meeting, what are the basic information one needs to have? जब आप कोई मीटिंग को रिपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं और आपको बी ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए बोला गया और वहाँ पे एक मीटिंग अटेंड करने के लिए बोला है। ओके, तो जब आप बी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे और वहाँ पे मीटिंग अटेंड करेंगे तो फिर उसके बाद आप जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आके जो आपके सीनियर पर्सन है उनको रिपोर्ट देंगे कि मैंने ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग ली है। तो उससे पहले आपको क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है जो किसी भी मीटिंग के दौरान आपके पास होनी चाहिए। ओके, इन द बिगिनिंग यू शुड हैव गिव अ प्रिसाइज इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग। फर्स्ट, name of the organization. Second, venue and time of the meeting. Third, agenda or a program. Fourth, a brief history of the organization. You should know something about each item of the business and include all important items in your report. You should report not only to the final decisions but also the argument presented by various speakers. जब हम कोई भी मीटिंग अटेंड करते हैं तो उसमें अगर हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ऑर्गेनाइजेशन का नेम ज़रूरी होता है मेंशन करना, और कब वो मीटिंग की गई है वो, और प्लस किस बारे में मीटिंग हुई थी, प्लस जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है या जो ब्रीफ हिस्ट्री है ऑर्गेनाइजेशन की वो भी हमें रिप्रेजेंट करना ज़रूरी हो जाता है। ओके, ताकि जो रीडर है उसको एक क्लियर इमेज बन जाए रिपोर्ट की। ओके, जब हम कोई भी रिपोर्ट राइटिंग करते हैं तो हमें सिर्फ ये नहीं कि जो फाइनल डिसीजंस लिए गए हैं वही रिपोर्ट करने, नहीं, जब जो मेन आर्ग्यूमेंट्स कोई भी डिस्कशन में दिए हैं किसी ने वो भी हमें रिपोर्ट करने हैं। मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग है और आपने वो मीटिंग अटेंड की है, तो उसमें जो मीटिंग थी वो जो है प्रॉफिट मोटिव के लिए थी कि प्रॉफिट कैसे इंक्रीज करे। तो उस केस में जो चेयरपर्सन है उसने अलग अलग जो है डिसीजंस लिए कि हम जो है प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए अपनी एक और साइट लॉन्च करेंगे, राइट। इस तरह से उन्होंने एक डिसीजन लिया, लेकिन उस डिसीजन से पहले किसी ने आर्ग्यू किया कि अगर हम जो है अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं तो हम डिफरेंट मेथड्स उन्होंने बताए। तो हमें जो आर्ग्यूमेंट है और जो डिसीजन है दोनों रिपोर्ट में नोट डाउन करने हैं। ओके, you may include statistics, tables or charts wherever necessary. You should give the names of the all participants but report only the important speeches. जब आप रिपोर्ट राइटिंग करते हैं तो उसमें अगर कोई टेबल या कोई चार्ट ऐसा जो रिप्रेजेंट करना इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए ज़रूरी है वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो मेन पार्टिसिपेंट है उनके सबके आप नाम लिख सकते हैं रिपोर्ट में, लेकिन जो मेन पर्सन जिन्होंने स्पीच दी है उनका नाम ज़्यादा हाईलाइट होना चाहिए। ओके, अब हम टोटल कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि जब हम मीटिंग को रिपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या क्या करना है। सम अप, इन योर रिपोर्ट ऑन अ मीटिंग यू शुड गिव अ प्रिसाइज इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड द वेन्यू, टाइम एंड एजेंडा ऑफ द मीटिंग। यू शुड रिपोर्ट नॉट ओनली द फाइनल डिसीजंस बट ऑल्सो द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ वेरियस स्पीकर्स। यू शुड टेक अप द आइटम्स ऑफ बिजनेस इन ऑर्डर ऑफ देयर इंपॉर्टेंस। यू मे कोट सम ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स एंड इंक्लूड स्टैटिस्टिक टेबल्स एंड चार्ट्स वेयर नेसेसरी। जब आप रिपोर्ट करते हैं तो उसमें नेम, ऑर्गेनाइजेशन का टाइम, एजेंडा सब कुछ होना चाहिए, और इम्पोर्टेंट पर्सन्स के जो डिसीजन है वो आपको नोट डाउन करने हैं, प्लस जो इम्पोर्टेंट पर्सन्स है उनको भी नोट डाउन करना है और आर्ग्यूमेंट्स को भी इंक्लूड कर लेना है। ओके, अब रिपोर्टिंग अ स्पीच।
व्हेन यू हैव टू रिपोर्ट, अभी हमने रिपोर्टिंग का मीटिंग पढ़ लिया कि जब हम कोई भी मीटिंग रिपोर्ट करेंगे, ओके। अब हम बात कर रहे हैं स्पीच की। स्पीच का ये होता है कि आप किसी असेंबली में हैं या किसी हॉल में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जो इसमें कि एक स्पोक पर्सन है जो पर्टिकुलर टॉपिक पे स्पीच दे रहा है, राइट। उस स्पीच को जो है आपको रिकॉर्ड करना है, उसके इंपॉर्टेंट नोट्स बनाने हैं, फिर उसके बाद उसकी रिपोर्ट राइटिंग करनी है, ओके। ज़रूरी नहीं है स्पीच फॉर्मल ही हो, इनफॉर्मल भी हो सकती है। जैसे कि स्कूल्स में हम कई बार एनुअल डे पे स्पीच होती है, राइट। उस केस में अगर आपको रिपोर्ट बनानी है तो उस टाइम पे तो हर चीज़ वर्ड तो आप नहीं लिख सकते ना, तो आप जो है इंपॉर्टेंट नोट्स जो है एब्रीविएशन की फॉर्म में लिख लेंगे, और फिर जो इंपॉर्टेंट नोट्स है उनको रिकम्बाइन करके जो है आप एक रिपोर्ट तैयार कर लेंगे, ओके। ये पैटर्न रहता है जब कहीं आप स्पीच की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ओके। When you have to report a speech, you should start by paying attention to the following: adequate identification of the speaker, second, the occasion for the speech, third, the exact time and place, फोर्थ, द टाइटल ऑफ द स्पीच इफ एनी। जब आप कोई भी स्पीच की रिपोर्ट राइटिंग करते हैं तो उसमें आपके पास ये इन्फॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए कि स्पीकर कौन है, कौन स्पीच जो है प्रोवाइड कर रहा है, ओके। और किस ओकेजन पे वो स्पीच दी जा रही है, किसी मीटिंग में वो स्पीच दी जा रही है या किसी फंक्शन में या किसी एनुअल प्रोग्राम में वो स्पीच दी जा रही है, ओके। थर्ड है कि वो स्पीच कब दी गई है और कहाँ दी गई है। फोर्थ है कि किस उस पे स्पीच दी गई है, टॉपिक पे स्पीच दी गई है, राइट। जैसे कि मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन है, वो रैली में स्पीच दे रहा है, उसका टाइम एंड प्लेस, वेन्यू, सब कुछ आपको पता होना चाहिए अगर आप उसकी रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, ओके। Take down your notes carefully while you listen to the speech. If you wish to quote the exact word of a speaker, you must take down complete sentences whenever possible. अब जब आप रिपोर्ट राइटिंग करते हैं किसी स्पीच की, तो आपको जो है सारे नोट्स बना लेने हैं, जैसे स्पीकर बोलता जा रहा है आपको शॉर्ट फॉर्म और एब्रीविएशंस में जो है नोट्स बना लेने हैं। लेकिन अगर कुछ बातें जो है स्पीकर की वो एग्जैक्टली आपको कॉपी करनी है, कोट करनी है, तो उनको एग्जैक्टली सेम एज सेम जो है आपको राइट करना होगा अगर पॉसिबल होता है तो। जैसे मान लीजिए एक स्पीकर उन्होंने बोला कि हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, ओके। तो इसको आप, ये क्योट है, ओके, तो इसको आपको एज इट इज नोट डाउन करना है। After the speech has been made, you should carefully organize your notes. The first and the most important step is to select a focal point for the report, that is the most striking and significant point the speaker made. You should construct the lead paragraph around this point. Sometimes this decision is easy because the speaker discusses one theme so emphatically that it automatically becomes the lead. Another speaker may present greater difficulty because he makes overall several points of approximately equal weight, thus forcing the reporter to make his own choice. जब आप रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं तो आपको एक फोकल पॉइंट बना लेना है कि मतलब जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे वो स्पीच दी गई है उसके ऊपर ही आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी है, ओके। कई बार क्या होता है, जो स्पीचेस होते हैं उसमें एक से ज़्यादा पॉइंट हाईलाइट किए जाते हैं और सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उस केस में जब आपका फोकल पॉइंट एक ना हो के ज़्यादा होते हैं तो उसमें आपकी चॉइस होती है कि आप क्या जो है फोकल पॉइंट लेना चाहते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है, you should also mention the most important things said by the other speakers and the different opinions expressed by them. You may quote the persons representing different schools of the thought. Means जब आप स्पीच राइटिंग कर रहे हैं तो अगर एक से ज़्यादा स्पीकर्स हैं और उन्होंने अलग डिफरेंट व्यूज़ अपने एक ही टॉपिक पे ओपिनियंस जो है शो किए हैं, तो आप जो डिफरेंट ओपिनियंस है उनको भी शोकेस कर सकते हैं, एज सेड बाय मिस्टर एंड दिस एज सेड बाय द स्पीकर। तो ये दोनों को आप कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करके शो कर सकते हैं, ओके। Example: the following is a report of the President's address to Parliament. It was published in the Times of India. Opposition boycotts address. अब ये जो एग्जाम्पल दिया गया है ये हमें एक रिपोर्ट का दिया गया है, ओके, जिसमें कि जो प्रेसिडेंट है उन्होंने पार्लियामेंट को एड्रेस किया है, ओके। ये रिपोर्ट जो है टाइम्स ऑफ इंडिया में आई है। टॉपिक क्या है इसका? अपोजिशन बॉयकॉट्स एड्रेस, isolate terrorist, say president. The Times of India Services, New Delhi, February 20. The president in his traditional address to the joint session of parliament outlining the agenda of the government today pointed to the inevitability of hard decisions without which forward movement will not be possible. The address promised a comprehensive agricultural plan to promote an optical cropping pattern, a more effective strategy for family planning, and sharpening of the anti-poverty program. Technology missions will be mounted to ensure drinking water for all village, eradication of literacy, immunization
oil seeds production, and improved communication. New initiatives will be made for promotion of exports and tourism with a view to maintaining a viable balance of payment position. There will be a wide range discussion to formulate concrete proposal for changing electoral and other laws. Administrative reforms calculated to improve efficiency and enforce accountability will be introduced. The joint session with its usual ceremonial was still shown on the excitement and rapture which featured in the function only a year ago. Most non-Congress groups stayed away as announced, leaving gaps in rows. Not since 1973, so many groups joined in such a boycott. Even Congress members did not find any cause to cheer during the entire reading of the address. They thumbed the decks only at the end of the president resumed his seat. There was a moment of suspense when the president paused at the beginning. It was then noticed that he was looking for his reading glasses. At the same time, the president's address made it plain to hard decisions were inevitable in the pursuit of self-reliance, economic independence, and eradication of poverty. Sooner or later, we have to face the realities of the situation. No one should be under the delusion that growth, social justice, price stability, and self reliance are achievable without efficiency, discipline, and sharing of burden, Mr. Zil Singh said. The president began his speech with a reference to the triumph of democratic process over terrorism in Punjab and held that a supreme task was to isolate those resorting to violence. He reiterated the government's commitment to the fullest implementation of the Punjab and the Assam Accords. Communalism. He acknowledged that communalism continued to pose a serious threat to national unity. It is being reinforced by religious fundamentalism and fanatism. The reconstituted National Integral Council will have to act decisively and systematically to strengthen secularism. He said he recalled the policies and programs of the government outlined in his address last year and claimed these have been fulfilled in a substantial measure. He cited the anti-defection law, initiation of new national education policy, establishment of a central Ganga authority, creation of wasteland development board as per cases in point. As for trends in economy, for agriculture made steady progress going up to nearly 15%. He described the investment climate as buoyant. Power generation, fertilizer production, steel output have all gone up. Tax collection, he said tax collection have been buoyant, being gloomy for boardings. The collection of direct taxes is up by about 23% compared to the corresponding period last year. Indirect tax collection has increased by 22%, which is the highest in the last decade. ओके तो ये हमारा पैराग्राफ यहाँ पे खत्म हो जाता है. सम अप यहाँ पे हमें जो हमने पढ़ा है उसको हम सम अप करेंगे. व्हेन यू रिपोर्ट अ स्पीच यू शुड गिव प्रिसाइज इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पीकर एंड द ओकेशन फॉर द स्पीच. व्हाइल यू लिसन टू द स्पीच you should take down notes carefully. After the speech has been made, you should organize your notes. Then you should select the most significant point of the speech and arrange other points in the order of their importance. You should alternate direct quotations with your own paraphrase of the speeches. You may use a tape recorder but do not depend on entirely. अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जब आप स्पीच की रिपोर्ट राइटिंग करते हैं तो आप जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए. फिर उसके बाद आप जो नोट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज कर लीजिए. ओके और जो स्पेसिफिक पॉइंट है उसको एक सिलेक्ट कर लीजिए. जो एक फोकल पॉइंट है जिस चीज़ पे मेन फोकस है उसको सिलेक्ट कीजिए और उसको हाईलाइट कीजिए. ओके आप स्पीचेस के दौरान टेप रिकॉर्डर का यूज़ कर सकते हैं लेकिन उस पर कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं रहना है. ओके अब हमारे पास पंचुएशन में यहाँ पे कोटेशन वर्ड्स के बारे में बताया गया है जिसमें हम कोटेशन मार्क्स को बढ़ेंगे. ओके कोटेशन मार्क्स क्या होते हैं? वी यूज अ पेयर ऑफ दिस मार्क्स आइदर डबल और अ सिंगल टू शो द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द एक्चुअल वर्ड सेड और रिटन बाय समवन एल्स. दैट इज व्हेन वी रिपोर्ट समवन स्पीच डायरेक्टली. जब हम किसी की स्पीच डायरेक्टली वो करते हैं, शोकेस करते हैं, राइट करते हैं, तो उस केस में जो स्पीकर के थ्रू वर्ड्स बोले गए हैं उनको हम कोटेशन के बीच में रखते हैं. ओके जो सेंटेंस या कोई भी फ्रेज बोले गए हैं स्पीकर के थ्रू उनको हम सिंगल या डबल कोट्स में इनक्लोज करते हैं. ओके एग्जाम्पल्स यहाँ पे कुछ दे रखे हैं पंचुएशन मार्क्स के डायरेक्ट स्पीच में. ओके अनीता सेड वी आर गोइंग टू मद्रास टुमारो. तो यहाँ पे अनीता ने कहा है
क्या कहा है, वी आर गोइंग टू मद्रास टुमारो, इसलिए डबल कोट्स जो है वो इंक्लोज किया गया है ये वर्ड। ओके, वी आर गोइंग टू मद्रास टुमारो को इंक्लोज किया गया डबल कोट्स के साथ। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है, वी आर गोइंग टू मद्रास टुमारो, अनीता सेड। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पहले जो वर्ड्स बोले गए वो पहले लिख दिए, फिर उस बाद में जो नरेशन है जिसने बोला है उसके बारे में लिखा गया। पहले में क्या है, नरेशन प्लस वर्ड्स एक्चुअली सेड है, यहाँ पे क्या है, वर्ड्स एक्चुअली सेड प्लस नरेशन। ओके, थर्ड हमारे पास है, गिव मी अ रेड रोज, शी क्राइड एंड आई विल सिंग यू माई स्वीटेस्ट सॉन्ग। तो गिव मी अ रेड रोज, शी क्राइड, मतलब वो चिल्लाई कि मुझे एक लाल गुलाब दो, एंड आई विल सिंग यू माई स्वीटेस्ट सॉन्ग, मैं आपके लिए अच्छा गाना गाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे दो चीज़ों के बीच में नरेशन है, लेकिन इस नरेशन के लिए जो वर्ड्स बोले गए हैं पहले में वो एक्चुअली वर्ड सेड है। ओके, notice that in example 1 and 3 there is common after the narrative clause to separate it from the utterance coming from it। means जब आप नरेशन कर रहे हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं अनीता सेड के बाद कोमा है और शी क्राइड के बाद कोमा है। ये जो कोमा है ये सेपरेट करने के लिए कि कौन सा नैरेटिव क्लोज है और कौन सा वर्ड है जो बोला गया है असल में। ओके, अब हम एग्जाम्पल 2 में देख सकते हैं जो कोमा है वो एंड में है, जिसमें कि ये ट्रांजिशन शो करता है कि वर्ड्स बोल कौन रहा है या बोले गए हैं। जैसे कि वी आर गोइंग टू मद्रास टुमारो एक नरेशन है, नरेशन के बाद कोमा जो है वो स्पीकर को शो कर रहा है। ओके, the first word in a direct speech begins with a capital letter. The quotation mark enclose both the words actually said and the punctuation mark that goes with them। punctuation mark जो है normally जो होते हैं वही यूज होंगे। Okay, quotation mark are used to show where direct speech begins and where it ends। do not use them as the beginning and the end of each sentence in that speech। मतलब जो quotation mark होते हैं वो ये बताते हैं कि कब नरेशन खत्म हो रहा है और कब स्पीकर के बारे में बताया जा रहा है, या कब स्पीकर बोल रहा है और नरेशन खत्म हो रहा है। ओके, तो इसको हम किसी अदर फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। जरूरत नहीं कि हम किसी भी सेंटेंस के शुरू में कोमा लगा दे तो वो नरेशन हो जाएगी, नो। ओके, यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी गई है, क्वेश्चंस दिए गए कुछ, वो हम रीड आउट कर लेते हैं। एग्जामिन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ऐड कोटेशन मार्क एंड यूज कैपिटल लेटर्स। मतलब यहाँ पे एक जो है एग्जाम्पल दिए गए जिसमें हमें कोटेशन मार्क का यूज करना है और कैपिटल लेटर का यूज करना है। ओके, शी इज ऑलवेज लेट, कंप्लेन हर मदर। शी इज ऑलवेज लेट जो है एक वर्ड है, एक सेंटेंस है जो कि उसकी माँ के थ्रू बोला गया, तो बोलने वाला कौन है, कंप्लेन हर मदर, तो हमारा जो है क्लोज हो गया, राइट, जो नरेटर है। ओके, शी इज ऑलवेज लेट इज जो है एक वर्ड है जो बोले गए, एक्चुअली सेड वर्ड्स है। ओके, तो शी इज ऑलवेज लेट कोटेशन में आएगा, फिर कोमा क्योंकि वो उसकी मदर को शो कर रहा है तो कंप्लेन हर मदर। सेकेंड हमारे पास एग्जाम्पल है, वुड एनीवन लाइक अ गेम ऑफ चेस आस्क्ड सुरेश। जो है सुरेश ने क्वेश्चन पूछा कि क्या किसी को चेस का गेम पसंद है, तो वुड से लेके चेस तक जो है कोटेशन में आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है, ये वर्ड्स जो है बोले गए हैं सुरेश के लिए, तो सुरेश ने, तो यहाँ पे आस्क्ड सुरेश आएगा नरेटर। ओके, थर्ड हमारे पास है, अनीता आस्क्ड आर देयर एनी डिसेंट प्रोग्राम्स ऑन टीवी टुनाइट। तो अनीता ने पूछा है, अनीता आस्क के बाद कोमा लग जाएगा, फिर जो आर्स देयर से लेके टुनाइट तक जो है क्वेश्चन जो है क्लोजिंग क्योट्स में आएगा। ओके, फोर्थ एग्जाम्पल है, मिस्टर राव सेड हैंड इन योर होमवर्क ऑन फ्राइडे। मिस्टर राव सेड, तो मिस्टर राव जो है वो स्पीकर है, तो स्पीकर के बाद क्या होता है, कोमा, और उसके बाद नरेशन क्या है, जो वर्ड्स एक्चुअली बोले गए वो है हैंड इन योर होमवर्क ऑन फ्राइडे, तो ये आएगा कोट्स में। ओके, फिफ्थ हमारे पास है, गोल यील्ड द डिलाइटेड क्राउड। जो गोल है उसने यील्ड किया क्राउड को, तो ओके, जो गोल है वो कोट में आएगा। ओके, पंचुएट, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, पंचुएट द फॉलोइंग पैसेज एंड यूज कैपिटल लेटर रिक्वायर्ड। अब ये जो है एक हमें पैसेज दिया गया है जिसको हमें पंचुएशन करनी है, मीन्स यहाँ पे कुछ मार्क्स जो होते हैं, कोटेशन मार्क्स, कोमा, इस तरह की चीज़ें जो है मिसिंग है, क्वेश्चन मार्क्स वगैरह, वो हमें डालनी है और इसको फिर से राइट करना है। ओके, पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। व्हाट डू फील आर योर मेन वीकनेस, प्रीतम आस्क्ड। आई नो माई स्पेलिंग इज वेरी बैड एंड आई एम ऑलवेज मेकिंग पंचुएशन मिस्टेक्स, रिप्लाइड गोविंद।
You need plenty of practice. Then his teacher said that can be arranged easily. Enough are you prepared to do extra homework? Yes, certainly, replied गोविंद. तो यहाँ पे गोविंद और उसके टीचर के बीच, प्रीतम और गोविंद और उसके टीचर के बीच में जो है कन्वर्सेशन हो रही है. तो हमारा फर्स्ट लेटर क्या है, सेंटेंस क्या है, व्हाट डू यू फील आर योर मेन वीकनेस. तो यहाँ पे क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स जो है मिसिंग है और कोटेशन में आएगा क्योंकि ये प्रीतम ने पूछा है. तो प्रीतम आस्क्ड से पहले कोटेशन में ये सेंटेंस क्लोज हो जाएगा. ओके. फिर आई नो माई स्पेलिंग इज़ वेरी बैड एंड आई एम ऑलवेज मेकिंग पंचुएशन मिस्टेक्स. जो ये है, ये वर्ड्स किसके थ्रू बोले गए हैं, गोविंद के थ्रू, रिप्लाइड गोविंद. तो जो मिस्टेक्स, आई से लेके मिस्टेक्स वाला जो पार्ट है वो कोटेशन मार्क में क्लोज होगा, प्लस कॉमा लगेगा क्योंकि ये एक रिप्लाई किया गया है गोविंद के थ्रू. ओके. फिर उसके बाद कौन बोल रहा है, स्पीकर कौन है, यू नीड अ प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस देन हिज टीचर सेड. यू नीड अ प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस जो है वो क्योट में आएगा, कॉमा आएगा क्योंकि फिर उसके बाद जो है नरेटर जिसने बोला है हिज टीचर सेड ये लिखा जाएगा. ओके. फिर उसके बाद उन्होंने और क्या बोला है, यहाँ पे आप कॉमा यूज नहीं करेंगे, सीधा कोटेशन मार्क, दैट कैन बी अरेंज्ड इजीली इनफ. आर यू प्रिपेयर टू डू सम एक्स्ट्रा वर्क जो है क्वेश्चन मार्क में और फिर वो जो है कोटेशन मार्क में क्लोज हो जाएगा. यस सर्टेनली, क्लोजिंग कोट्स. यस सर्टेनली जो एक रिप्लाई है जो कि गोविंद ने दिया है, तो रिप्लाइड गोविंद से पहले हम एक कोमा लगाएंगे और जो यस सर्टेनली है उसको कोटेशन में डालेंगे. ओके. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, एग्जामिन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड यूज कोटेशन मार्क्स वेयर नेसेसरी. अब ये कुछ सेंटेंसेस हमें दिए गए हैं जिनको हमें एग्जामिन करना है और जहाँ पे कोटेशन मार्क्स की रिक्वायर्ड है वहाँ पे हमें पुट करना है. ओके. फर्स्ट हमारे पास है, यू मस्ट रीड द लास्ट राइडर टुगेदर. अब यू मस्ट रीड, क्या रीड करनी चाहिए, द लास्ट राइडर टुगेदर. तो यहाँ पे सिंगल कोट्स वाला कोटेशन आ जाएगा, फुल स्टॉप. ओके. गांधी वॉज अ स्प्लेंडेड फॉर्म. गांधी एक पर्सन का नेम है तो सिंगल कोट्स आएगा. ओके. जब हम कुछ वर्ड्स या सेंटेंस बोलते हैं तो वो डबल कोट्स में आता है. जब हम किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो कि रिप्लाई नहीं है, एक जनरल चीज़ है, तो हम सिंगल कोट्स का यूज़ करते हैं. ओके. जैसे गांधी है, गांधी एक नेम है तो उसको हम सिंगल कोट्स में यूज करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल, इंडिया टुडे इज वेरी इंफॉर्मेटिव. इंडिया टुडे क्या है, किसी का नाम है तो इसको हम कोट्स में कर सकते हैं, सिंगल कोट्स में. ओके. नेक्स्ट हमारे पास है, इस चुनौती इज अ गुड प्रोग्राम. चुनौती क्या है, प्रोग्राम का नेम है तो उसको हम सिंगल कोट्स में करेंगे. ओके. तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं खत्म होती है. आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें. और आपको हमारे इस वीडियो के नोट्स PDF में हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा. और अगर आपका कोई कमेंट्स या सजेशन है प्लीज़ हमें बताइएगा, वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे. ओके. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.